उत्तर प्रदेश विधानसभा में महाकुंभ के दौरान नाविक पिंटू मेहरा की 30 करोड़ रुपए की कमाई का मामला उठाया गया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने इन दावों की जांच की मांग की और पिंटू के आपराधिक इतिहास का आरोप भी लगाया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ नाविकों ने शोषण किया और उन्हें लूटा। मुख्यमंत्री योगी द्वारा 2027 में फिर से सरकार बनाने की बात पर भी टिप्पणी की गई है। आइए एक नजर डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, ये जो बोल रहे हैं ये इनका घमंड बोल रहा है, ये इनकी ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। जनता के हित के लिए काम करिए। जनता को आज आप देख रहे हैं मनरेगा के लोगों का, मैंने कल का बयान है, आपने देखा होगा, मैंने प्रेस किया कि करोड़ों मनरेगा कर्मचारी जिनको बेचारों को अभी उनको जो उनका मेहनताना है उनको अभी तक नहीं मिला है, दिसंबर से नहीं मिला। पूरे महाकुंभ की बात कर रहे हैं, वो गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर स्नान करने तक नहीं गया। वो लोग अपना रमज़ान का पवित्र महीना उसमें बेचारे परेशान हैं। होली आने वाली है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अब उसकी बात नहीं करेंगे, आप महंगाई की बात नहीं करेंगे। महंगाई भागती जा रही है। त्यौहार है, त्यौहार पे लोग कैसे अपना त्यौहार मनाएंगे, कैसे लोग अपना होली मनाएंगे, कैसे अपना ईद मनाएंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। 27 में सरकार ये अति उत्साह है और अति उत्साह जो इनका है वही इनको ले डूबेगा। हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं ज़मीन पे स्तर पर, जो जहाँ भी आवश्यकताएं ज़रूरत है लोगों की, जहाँ कमियां हैं वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और निश्चित तौर से हम अपनी बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से महाकुंभ कराया था, जोर शोर से तैयारियां कराई थी, लेकिन एक मुद्दा उठ रहा है कि नाविक जो है वो करोड़ों रुपए कमाया है, उसके बाद उसकी जांच हुई तो पता चला है कि वो हिस्ट्री सीटर है। ऐसे विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो पैसे वो कमाया, इससे साबित होता है कि ऐसे हिस्ट्री सीटर को सरकार के संरक्षण में उसको पैसा कमाया गया। 120 रुपये प्रति नाविक, प्रति एक व्यक्ति आप वहाँ पे फिक्स किया था इन्होंने। तो आज एक दिन में वो 70 लाख रुपया, 65 लाख रुपया कैसे कमा लिया? ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। सरकार बोल रही है, सदन के अंदर बोल रही है। इससे मतलब है कि सरकार के संरक्षण में वहाँ पे जो लोग आए, हमारे सनातनी जो आए, धर्म स्नान करने आए, जो धर्म के नाम पर आए और जो वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए, उनका शोषण हुआ है। उनको पूरी तरीके से उनको सरकार के संरक्षण में ये हिस्ट्री सीटर ने उनका शोषण किया है, उनसे पैसे वसूले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर बसपा पर? बसपा में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, आकाश आनंद को हटा दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा अपने पारिवारिक समस्याओं में फंस गई है और बसपा पूरी तरीके से घिर चुकी है, जिससे बसपा के कार्यकर्ता और बसपा का जो कैडर है बहुत दुखी है, मर्माहत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उदित राय, इन्होंने ऑफर दिया आकाश आनंद को कांग्रेस में लाने का। क्या कांग्रेस पार्टी सीएन लगा पाएगी बसपा का पार्टी? अब देखिए, हम सब लोग तो लगातार आम गरीब आदमी जो शोषित समाज है, कमज़ोर है, अनुसूचित, सबके लिए काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उदित राज जी ने क्या बात की है इसकी मेरी जानकारी नहीं है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि हम लोग सबको लेकर साथ चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ पर जो श्रद्धालु जो लोग आए थे उनके साथ नाविकों ने शोषण किया। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम के समाधान दिवस पर हंगामा हो गया, जहां बड़ी संख्या में लोग हाउस टैक्स बढ़ने के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह इन शिकायतों को सुन रहे थे और इस बीच नगर निगम ने एक्शन बोर्ड में आकर शहर में सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी। शुक्रवार सुबह जोन 4 के जोनल अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने मिलकर पर्यटन भवन को सील कर दिया, क्योंकि उस पर
43,92,000 का हाउस टैक्स बकाया था। सीटीओ अशोक सिंह ने बताया कि ऐसे कई और भवन मालिकों को नोटिस दी जा चुकी है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस है, इसको देखते हुए लगातार सुबह से आज कार्रवाई हुई। कई सरकारी बिल्डिंगों को सील भी किया गया टैक्स को लेकर। हाँ, कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं और समाधान दिवस तो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए है। अभी इसके पहले हम लोगों ने उसको अवध शिल्पग्राम को सील किया था, वो पैसा भुगतान होने वाला है। फिर PWD की बिल्डिंगों को सील किया था। आज जो है टूरिज्म विभाग के बिल्डिंग को पर 43 लाख रुपए बकाया है और सील किया गया है। कारण ये है कि वहाँ पर जो स्थिति बन गई थी कि लगातार 2 महीने से वहाँ के जोनल अधिकारी वार्ता कर रहे थे, हमारे अपर नगर आयुक्त भी वार्ता करने गए, नोटिस दी गई, हर तरह की सूचना दी गई कि लेकिन वहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं उस पर कोई रुचि नहीं ले रहे थे। अतः मजबूर होकर के टूरिज्म विभाग को आज सील करना पड़ा, क्योंकि इस साल का वित्तीय वर्ष है। अब साल भर बात करते करते अब हद हो गई है, तो इस कारण से हम लोग को सील करना पड़ रहा है। ऐसे कई बड़े बकायेदार हैं, सरकार से रहा तो नहीं, बड़ी कार्रवाई लगातार 31 तक होगी। यदि जो भी जमा नहीं करेगा तो इसमें हम लोग 2 तरह का संदेश भी दे रहे हैं। एक ये संदेश दे रहे हैं लाउड स्पीकर से, अपनी जो चलने वाली गाड़ियां नगर निगम की हैं सब पर सुबह सुबह 8 बजे से ही बजना शुरू हो जाता है कि 31 मार्च के बाद 10% की करंट पर छूट मिलती है, और यदि आप नहीं जमा करेंगे तो आपको 22% का नुकसान होगा, क्योंकि 12% ब्याज लग जाएगा और 10% छूट आपका नुकसान होगा। तो जनता को पहले खूब जागरूक किया जा रहा है। यदि जो लोग इसको भी अवॉइड करते हैं तब जाके मजबूर होकर के उसको सील किया जाता है। अभी तक कितनी समाधान दिवस पे शिकायतें आ चुकी हैं सर? अभी तो 56 आई थी, इसके बाद अभी काउंटिंग अभी इसके बाद जितना निस्तारण हो जाएगा, जो अनिस्तारित रहेंगे पूरी सूचना हम लोग अवगत कराएंगे। लखनऊ के रहमान खेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 3 महीने से आतंक मचाने वाले बाघ को वन विभाग की संयुक्त टीम ने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर दुधवा वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। बाघ के डर से इलाके में बच्चों ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था और किसानों ने अपनी फसलें छोड़ दी थी। बाघ की गिरफ्तारी, उसको रेस्क्यू करने के बाद अब इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है। इस सफल ऑपरेशन के लिए वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने रेस्क्यू टीम को सम्मानित करने की बात भी कही और इस घटनाक्रम पर हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, रहमान खेड़ा में जो बाघ था करीब 3 महीने बाद जो है वो पकड़ा गया। अब वहाँ पे दिनचर्या जो है सामान्य हो चुकी, बच्चे स्कूल जाने लगे, खेती किसानी है। कितना बड़ा ये चैलेंज था इसको पकड़ने में, कुछ बताइए। देखिए, रहमान खेड़ा में टाइगर लगभग 3 महीने रहा और ये हमारे विभाग पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको ज़िंदा पकड़ा जाए, और हमारी हमेशा कोशिश यही रही कि हम इसको रेस्क्यू करें। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम ये था कि ये किसी भी बच्चे पे या किसी भी इंसान पे कोई अटैक ना करे। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी टीम जो वहाँ लगी हुई थी उसने बड़ी मेहनत से काम किया और बड़ी होशियारी से काम किया। समय ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन किसी आदमी पे अटैक नहीं हुआ, किसी महिला पे अटैक नहीं हुआ, और साथ ही साथ वो जिंदा पकड़ा गया। क्योंकि हमारा हमेशा यही रहा कि उसको रेस्क्यू करना है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि इतने दिनों बाद भी अगर पकड़ा गया तो जिंदा पकड़ा गया। विभाग के लिए भी बड़ी बात है कि एक रेस्क्यू कर जिंदा पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है, और किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जिंदा पकड़ा गया? नहीं, आमतौर पर जिस तरह से लोग वहाँ डरे थे, भयभीत थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आपकी जो वहाँ पर टीम वर्क थी, लोगों को बराबर कम्युनिकेट करती रही और कहती रही कि उसको पकड़ लिया जाएगा। देखिए, टाइगर्स भी हमारे वनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और टाइगर जीवित रेस्क्यू किया गया, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है। और उसको दुधवा टाइगर रिजर्व में अंदर की तरफ छोड़ भी दिया गया है। और हमारे यहाँ हमने ख़ास तौर से लोगों को एजुकेशन पर जोर दिया
जहाँ टाइगर से बचाने का क्या लोगों को एजुकेट किया कि भाई अकेले दुकेले मत जाओ, बिना डंडे के मत जाओ, बच्चों को शाम को मत खेलने दो। रात में बारातों का भी सीजन था, रात में बारातों से लौटो तो अकेले दुकेले मत लौटो। बल्कि हमने किनारे पे, जंगल के किनारे पे कुछ गाड़ियाँ अपनी लगवा दी थी कि अगर कोई आए तो उसको गाड़ी से उसके गांव तक पहुंचा दो, ताकि उसे पैदल या मोटरसाइकिल से ना जाए तो अच्छा है। तो हमने जनता को एजुकेट करने पे भी बहुत ज़्यादा जोर रहा कि अगर तुम्हें कहीं पग चिन्ह मिले तो हमें फ़ौरन सूचना करो, अगर कोई उसकी आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत सूचना दो। और जनता के लोगों ने इसमें काफ़ी सहयोग किया। और हम समझते हैं इस बीच में बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी हुई, जिनके इम्तहान थे उन्हें भी परेशानी हुई, लेकिन उनकी परेशानी कम करने के लिए हमारे विभाग ने उनको पहुंचाने में, उनकी देखभाल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सर जैसा कि आपने पेड़ों के नाम, जब यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़, इससे बहुत अभियान चलाए गए थे, लेकिन आपने एक समय कहा था कि पेड़ के साथ साथ हमारा ये भी कि जीव जो है, जो वन्य जीव हैं, उनको भी संरक्षित किया जाए, उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इसको लेकर आपने, जैसे ये अभी घटना हुई रामायणखेड़ा वाली, क्या ऐसी कोई रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उनको कैसे रेस्क्यू पकड़ा जाए और अवेयरनेस खास तौर से लोगों को कैसे अवेयर किया जाए? देखिए, रामायणखेड़ा की जो घटना है हमने आपको बताया, इसके रोकथाम के हमने 2 स्ट्रेटजी ले। एक तो ये है कि जहाँ भी पग मार्क मिले उस जगह को हम घेर लें और वहाँ पर पकड़ने का पूरा प्रयास करें। दूसरा ये कि जहाँ बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग बारातों से देर में लौटते हैं, उनको किसी को कोई अटैक ये ना कर सके, उनसे बचाने का। और हमारे दोनों ही काम हुए। हम आगे भी यही प्रयास करेंगे कि अव्वल तो कोई भी टाइगर या अन्य ऐसे जीव आम पब्लिक के बीच में ना आ पाएँ, और उसके लिए हम जंगल में रोकथाम का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाद भी नदी के सहारे, नाले के किनारे किनारे आ जाते हैं तो उनको पकड़ने का और बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करेंगे कि अगर ऐसा जानवर कहीं भी देखो तो तुरंत वन विभाग को सूचित करो। बहुत अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो रेस्क्यू हुआ है, बाघ जो है अपनी जगह पे चला गया, दुधवा में चला गया, जो पूरे वर्क में जो टीम लगी रही, चाहे कानपुर के या जो विशेषज्ञ बुलाए गए थे या कहीं और से बुलाए गए थे, तो क्या उनको कोई विशेष तरह कोई सम्मान या कोई किसी तरह इनाम दिया जाएगा? देखिए, उनको हमने बुलाया है और उनसे काफ़ी सहयोग मिला, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन सबका अगर सहयोग नहीं होता तो ये काम इतना आसान नहीं था। उसको पकड़ना और उसको इस तरह से घेरे रहना कि वो किसी भी हमारे मनुष्य पे या बच्चे पे या महिला पे अटैक नहीं कर पाया, ये भी वन विभाग की एक सफलता ही मानूंगा। हम जहाँ तक लोगों ने काम किया उनका हम सम्मान करते हैं और उनको हम प्रशंसा करते हैं। बाकी और आगे तय करेंगे, तब बताएंगे। तो आप डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हैं, जिनका साफ कहना है जो रहमानखेड़ा में जो बाघ आज जो सुरक्षित जंगल में चला गया, वो टीम वर्क का ही नतीजा था, और ऐसे जो टीम के लोग थे उनको समय आने पर सम्मान भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अरुण चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भिलाई नगर निगम वार्ड 35 शारदापारा उपचुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अदालत के आदेश की अवमानना पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला इंजीनियर सलमान के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कारण पद से हटाए जाने और बाद में उपचुनाव पर स्टे ऑर्डर होने से जुड़ा है। अब हाईकोर्ट ने सलमान की याचिका स्वीकार कर अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। और मैं पार्षद हूँ वार्ड 35 शारदापारा का। सबसे पहले भाजपा ने मुझ पे आरोप लगाया और संभाग आयुक्त से मुझे खारिज करवाया। उस फैसले को मैंने राज्य शासन में अपील किया और राज्य शासन ने मेरी अपील को भी खारिज कर दिया। ये दोनों फैसलों को मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करता हूं और मुझे पूरा यकीन था कि न्याय जो है वो मेरे को मिलेगा। संविधान पे मुझे भरोसा है, बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पे भरोसा है और हाईकोर्ट से मुझे न्याय भी मिलता है जैसे मुझे आशा थी। हाईकोर्ट ने संभाग और राज्य शासन दोनों को फैसले को स्टे कर देता है। उस स्टे के बाद उस बीच में चुनावी प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी थी। उस स्टे के बाद
मैंने सबसे पहले 28 तारीख को स्टे आने के बाद 29 तारीख को ही मुख्य चुनाव राज्य चुनाव के मुख्य आयुक्त अजय सिंह जी और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल जी, उनको जाके मैंने लेटर दिया और मैंने बकायदा उन्हें बोला कि सर, मुझे जो बर्खास्त किया गया था उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसका मतलब मैं अभी पार्षद हूं और जब मैं वहां पार्षद हूं तो वहां चुनाव की स्थिति बनती ही नहीं है। तो मैंने उनसे निवेदन किया और अपील किया कि आप हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन करें और इस चुनाव को स्थगित करें। वो चुनाव को स्थगित नहीं करते हैं और हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी उनके खेमे में शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद चुनाव निर्विरोध हो जाता है। निर्विरोध होने के बाद भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को हमारे जिला अध्यक्ष हमारे अली भाई जाकर बोलते हैं कि सर, ये प्रक्रिया कोर्ट में है, आप जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट ना दे, नहीं तो आगे जाके असमंजस की स्थिति और असंवैधानिक स्थिति। उसके बाद मैंने भी रिटर्न में दिया जाके हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल सर को कि मैंने बोला सर, ये प्रक्रिया कोर्ट में है और इसे आप सर्टिफिकेट ना दे। उसके बाद भी उन्होंने उस प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया। उसके कुछ समय बाद चुनाव आयोग से एक लेटर रिलीज होता है। चुनाव आयोग अपने लेटर में जिक्र करता है कि हाई कोर्ट के आदेश से चुनावी प्रक्रिया को स्टे किया जाता है, आगे की प्रक्रिया को स्टे किया जाता है। उसके बाद राज्य शासन द्वारा, सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग पे दबाव बनाकर एक लेटर रिलीज कराया जाता है, जिसमें निर्वाचन आयोग ये लेटर रिलीज करता है कि जो उस वार्ड 35 शारदा पारम चुनाव में जो स्टे किया गया था, उस स्टे को हम शून्य करते हैं। उसके बाद मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अजय सिंह जी, डॉक्टर नेहा कपूर, उपचुनाव सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल जी और हमारी दुर्ग जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी जी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करता हूं। कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेते हुए अजय सिंह जी उपचुनाव आयुक्त चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त और उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर जी को ये निर्देश देती कि अगली सुनवाई तक आप सारे पेपर के साथ उपस्थित होंगे और बाकी 3 लोगों पे हमारे सुमित अग्रवाल जी रिटर्निंग ऑफिसर और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी पर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पर कोर्ट निर्देश देती है कि आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों पे कोर्ट की अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए। ये तीनों को कोर्ट नोटिस देती है। भारत का संविधान सर्वोपरि है। कोई भी सरकार आए, उस संविधान को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमारे लिए, स्वयं के लिए, आपके लिए, जनता के लिए लड़ने की आज़ादी देता है, ताकत देता है। मैं आप सभी के माध्यम से जितने भी अधिकारी गण हैं, उन सबको एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी की भी सरकार क्यों ना हो, किसी भी सरकार के दबाव में आकर आप कोई ऐसा काम ना करे, ऐसे जबरदस्ती काम ना करे जिससे संविधान की हत्या हो। जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसे हम कहते हैं PMBJP, की सफलता की सराहना की। नड्डा ने कहा कि इस पहल ने भारत में सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना ने देश को 30,000 करोड़ रुपए की बचत दी है और 2047 दवाइयों और 300 सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध कराए हैं। साथ ही नड्डा ने
पीएम बीजेपी के वैदिक विस्तार की घोषणा भी की, जिसमें मॉरिशस में पहला विदेश जन औषधि केंद्र खोला गया और उन्होंने 2027 तक पूरे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी ने अच्छी भी और सस्ती भी के संकल्प के साथ लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाली किफ़ायती दवाएं पहुंचाने का काम किया है। आज 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र देश भर में काम कर रहे हैं, जो हर दिन 10 लाख से अधिक लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से 50% से 90% तक की सस्ती दवाएं मिलने से लोगों का अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। इन केंद्रों में लगभग 2047 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं और 300 सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध हैं, जो कई बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। हर दवा को सख्त गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना होता है। जिस जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध दवाएं पूरी तरह विश्वसनीय, सुरक्षित और असरदार होती हैं। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं भी दी जाती हैं। अब यह पहल भारत के बाहर भी विस्तार कर रहा है, जिसका उदाहरण है कि मॉरिशस में पहला जन औषधि केंद्र खुला है। 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह तय हुआ है कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे और अधिक लोग सस्ती और अच्छी दवाओं का लाभ उठा सकें। हर साल 7 मार्च को जन औषधि केंद्र के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। यह इस पहल के प्रभाव को दर्शाता है। इस वर्ष भी लगभग 5,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि नज़दीकी जन औषधि केंद्र पर जाएं, दवाएं लें और उनकी गुणवत्ता और किफ़ायती कीमतों को खुद अनुभव करें। यदि पहले से ही इन दवाओं का आप उपयोग कर रहे हैं तो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें, ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है। अभी तक लगभग 15,000 हमारे जन औषधि केंद्र खुले हैं। इस साल हम 5,000 और खोलेंगे और अगले वर्ष हम 5,000 और खोलेंगे और 2027 तक हम 25,000 जन औषधि केंद्रों का लक्ष्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।